हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। पता नहीं कितने लोग जुड़े होंगे आज, लेकिन जो जुड़े हैं उनको थैंक यू। मार्केट खुले थे आज, हालांकि दीपावली का दिन, और पहले तो दीपावली की आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नया संवत जो सामने खड़ा है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हम सब के लिए लाए। फालतू खोल दिया था मार्केट आज, छुट्टी दे देनी चाहिए थी। आज ग्लोब सपोर्टिव नहीं था सुबह, यूएस ठंडा था, एशिया दबाव में था। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि हम दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे, और दिक्कत में ही रहा लार्जली पूरा सेशन। मुनाफा वसूली का दबाव भाई, पिछले कुछ दिनों से तो 3 दिनों से तो एटलीस्ट हम वो 24,500 के जोन्स के आसपास जाके ठंडे पड़ रहे थे। आज तो उसकी नौबत ही नहीं आई, पहले ही ठंडे पड़ गए, पहले ही वो दबाव गहराता हुआ नजर आया। पर हाँ ठीक है, अब क्या व्यू बनेगा भी नहीं। कल मुहूर्त का सेशन है, उसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होना है। उससे पहले बता दूं, 5:30 बजे सीएनबीसी आवाज़ कल शाम को, यानी कि फ्राइडे इवनिंग मुहूर्त सेशन के लिए लाइव प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेगा। 6 से 7 बजे शाम को वो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है। एक बढ़िया सा आवाज़ दिवाली गिफ्ट हैम्पर नाम से शो चल भी रहा है। देश के कुछ चुनिंदा फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स, बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, पर बचते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बोलने से। और उनमें से जो जो बोलते हैं वो चैनल पे आपको नजर आएंगे। अपनी अपनी 1 साल के लिहाज से बढ़िया पिक्स बता रहे हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कल तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद मुहूर्त के लिए कोई बढ़िया स्टॉक डिसाइड करके। कई लोग कहते हैं मुहूर्त में एक बढ़िया निवेश, शुभ निवेश करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि मुनाफा बांधना चाहिए, जिस तरह से आप समझते हो। अगर चाहें बढ़िया स्टॉक पिक कौन सा करना है, तो एक्सपर्ट्स के व्यूज आपके लिए चैनल पे चल रहे हैं। वो शो के टाइमिंग्स देख लीजिएगा स्क्रॉल करके, आज और कल के बीच में भी शो रिपीटेशन में आएगा। खैर, कल 5:30 बजे तो आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, आज कुछ स्टॉक्स हाईलाइट थे। एक तो लार्सन एंड टूब्रो। ये तो नहीं कहूंगा कि नतीजे अच्छे थे, पर जितनी दिक्कत एक्सपेक्टेड थी, एंटिसिपेटेड थी, उतनी नहीं आई। तो कमजोर एक्सपेक्टेशंस के सामने कम कमजोर नतीजे आए, और ऊपर से गाइडेंस रिटेन करी। बीच में इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर थोड़ा भरोसा ठंडा पड़ रहा था, हट रहा था अपना। तो एलएनटी के नंबर्स ने क्योंकि डिलीवर करके दे दिया, आज बढ़िया रिजॉइस करा। अदरवाइज स्टॉक करेक्टेड था ऊपर से, तो आज बढ़िया सा मूव एलएनटी में देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं भाई, फंडामेंटली ट्रू रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमी का वो स्टॉक है। हिंदुस्तान पे भरोसा, इकोनॉमी पे भरोसा, तो शायद लार्सन एंड टूब्रो लंबी अवधि के लिहाज से किसी भी डिप्स में वैसे भी अट्रैक्टिव। वो रीसेंट डिप्स ने फिर से बता दिया आपको, गिरावट में हिम्मत करी होती तो बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है वो स्टॉक आपको। दूसरा इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी आज सिप्ला। वो अपडेट आया कि इनके गोवा फैसिलिटी को लेकर यूएस एफडीए ने जो इंस्पेक्शन करा था वो कंप्लीट हो गया है, और एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई है। ईआईआर जो कहते हैं, मतलब जांच करी, उसका रिपोर्ट कार्ड सामने आ गई। वो रिपोर्ट कार्ड करी है वीएआई स्टेटस, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। मतलब कुछ दिक्कतें हैं, पर इस तरह की नहीं है कि ऑफिशियली गाज गिरेगी या प्लांट को कुछ दिक्कत आएगी। आप अपने आप ही उन दिक्कतों को सुलझा लेना, हमें रिपोर्ट दे देना, ये है। तो कोई गाज गिरने का सबसे लोएस्ट फॉर्म कह लीजिए। एक तो होता है क्लीन चिट, दूसरा कुछ आपत्तियां थी लेकिन आप सुलझा लो यार, हमारे लिए कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वो अच्छी खबर थी गोवा यूनिट के लिए, और वो अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि अब उस गोवा यूनिट से हुआ क्या, इनका ब्रैक्सेन नाम का एक जेनरिक है, जो कि कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए एक ड्रग है, उसका समय से पहले शायद लॉन्च अब पॉसिबल हो जाता है। और एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है, $700 मिलियन का यूएस का मार्केट साइज। तो एक्साइटमेंट में आज सिप्ला चमक रहा था। हाँ, एक पॉकेट आज डिसअपॉइंट कर गई। मैं आपके स्टॉक्स पे आ रहा हूं। आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग रेडी हैं। आप जहां जहां क्वेरीज भेज रहे हैं, उनमें से कुछ क्वेरीज हम लोग उठा के चर्चा भी कर लेंगे। तो ऐसी एक क्वेरी आ रही थी तो मुस्करा रहा था मैं। खैर,
हाँ, आईटी में आज आपने नोटिस करा होगा थोड़ा सा प्रेशर था, सारे आईटी स्टॉक्स दिक्कत में थे। दरअसल कैपजेमिनी जो आईटी कंपनी है, उसने अपने पूरे साल की जो फोरकास्ट थी उसे रिड्यूस कर दिया, ये कहते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहले भी वो डी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे और डीपर डी ग्रोथ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो उसका एनवायरमेंट पे इस तरह का फैसला ले लेना एक दिग्गज आईटी कंपनी ग्लोबल, वो थोड़ा सा आज मूड सेंटिमेंट, मार्केट वैसे ही ठंडा था तो मूड सेंटिमेंट में यहाँ पे भी हावी हो गई। अरे हो सकता है उसके स्पेसिफिक क्लाइंट रिलेटेड इशू हो, पर मूड जब खराब होता है ना, लोग ये नहीं देखते और डर लगता है, सेंटिमेंट वे करते हैं हर चीज के। तो सेंटिमेंट वैसे ही थे, हर आईटी स्टॉक आज कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा अपफ्रंट बातचीत कर ली जाए। जहां तक एसआरएफ की बात है, एक मिनट में मैं चेक कर देता हूं, मेरे ख्याल से 2700 वाला काउंटर अब कामकाज कर रहा है, सब 2300 है ना, 2250 के आसपास। हाँ ठीक है। तो जहां तक एसआरएफ की बात है ऑलरेडी करेक्टेड। ये सच है कि इसने क्वार्टर परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डिलीवर करा था। अब वो चाइनीज डंपिंग का प्रेशर कह लीजिए या इन्वेंट्री का ये जो रैशनलाइजेशन कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट कह रहा था, उसके चलते क्वार्टर में पेन था। एक दिक्कत और है, मैं कल चैनल पे सुदर्शन केमिकल्स का इंटरव्यू भी सुन रहा था। ग्लोबल चैलेंजेस, पिगमेंट स्पेस, ये ग्लोबली चैलेंजेस काफी सारी कंपनीज झेल रही हैं। इनके केस में जो रेफ गैसेस यानी कि रेफ्रिजरेंट गैसेस जो एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीजर्स में इस्तेमाल करी जाती है, वो रेफ गैसेस के प्राइसेस, डिमांड ठंडी थी तो वहां पे वो दबाव था। ये सब इनके क्वार्टरली अर्निंग्स पे वे कर रहा है और यही रीजन था शायद कि इस तरह की वोलेटाइल एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट ने FY25 के लिए गाइडेंस नहीं दी, तो बाजार और डिसअपॉइंट हुआ। पर ठीक है, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इस कंपनी की है आने वाले क्वार्टर्स में, और वो जो कहते हैं ना इंडस्ट्री में आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे क्लाइंट इंटरेक्शन से रिलेटेड, वो लार्जली एंटिसिपेशन ये है कि इस साल का सेकेंड हाफ, ये जो करंट अंडरवे है H2, इसमें अब हालात पटरी पे लौटते हुए नजर आएंगे। ग्रेजुअल रिकवरी का फेज होगा ये H2 और होपफुली FY26 अगला फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ वापस पूरी तरह से पटरी पे लौट आएगी। तो हो सकता है रीसेंट करेक्शंस के बाद ये सब, अब बाजार का मूड अपनी जगह है, वो नहीं सुधरा तो फिर यार ये सब स्टॉक सेल करेंगे, तब आप पॉजिटिव नहीं देखते हो। पर एक बढ़िया कंपनी है जिसपे अभी ऐसा कुछ भी नहीं बदला है, तो लॉजिकली तो आपको बुलिश रहना है। इस गिरावट में शायद आपका अगर फाइनेंशियल एडवाइजर मानता है इस बात को, तो आपको मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे या होल्ड ऑन करके बैठना चाहिए। और हम जब ग्रेजुअल रिकवरी H2 में और फुल फ्लेज रिकवरी FY26 पे बात करके चल रहे हैं, तो आने वाला समय बेहतर है, तो फिर बनता नहीं। तो अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, खराब समय से गुजर रहा है, शायद एक्यूमुलेशन के, शायद क्लच ऑन करके होल्ड ऑन करके बैठने के का समय है, भरोसा रखने का है। अभी ये जो आप आवाजें वगैरह अगर आप तक आ रही हैं, तो दीपावली के फोटो सेशंस चल रहे हैं पूरे न्यूज रूम में, सब वेल ड्रेस्ड अप आए हुए हैं आज। तो मार्केट बंद होने के बाद सब उस फेस्टिव फॉरवर में, फेस्टिव मूड में, फोटो सेशंस पे फोटो सेशंस, खाना पीना, ये सब इस समय न्यूज रूम में चलता हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अब जैसे आईटी कंपनीज कहती है ना कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बालकृष्ण उस तरह का स्टॉक ऐसा इस समय नजर आता है। मतलब ऑप्टिमिज्म है, ये थोड़ा सा कॉशन वाला फेज है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स थोड़े से चैलेंजिंग है इस समय। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां डिमांड थोड़ी सी पस्त है, वीकनेस है। डोमेस्टिक अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल से अच्छे खासे रेवेन्यूज बालकृष्ण लेकर आता है, ये उसी के लिए जाना जाता है, तो वहां पे पेन है। पर आपको बिलीव करना है मैनेजमेंट की पेडिग्री,
मैनेजमेंट का अपना विजन और कॉन्फिडेंस, वो मुझे इस बात से लगता है कि ऑलरेडी 4400 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स कर रखा था और एडिशनल केपेक्स के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया। वो बढ़िया एफआई फाइनेंशियल ईयर का केपेक्स गाइडेंस तगड़ा सा आया। तो मैनेजमेंट बुलिश है, कुछ कैपेसिटीज कमीशन होती हुई, कुछ कैपेसिटीज अब आगे ऐड होती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। चैलेंजेस हैं, वो विजिबल है, वो मैक्रोस के चैलेंजेस हैं। मैनेजमेंट इस बीच में कॉन्फिडेंट एग्रेसिव केपेक्स करता हुआ, केपेक्स की गाइडेंस तक बढ़ाता हुआ। और जहां तक मूल्यांकन की बात है, क्योंकि वन ऑफ द, वो क्या कहते हैं ना, इसके पास सिग्निफिकेंट मोड्स हैं। मोड से मेरा मतलब है कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो वैल्यूएशन इसके उस मोड के चलते हमेशा प्रीमियम मिलेगा इसको। मोड से मेरा मतलब पता है, मोट वर्ड ऐसी, अब दिवाली है, बातें करने में क्या हर्ज है। मोट वर्ड कहाँ से आया था पता है आपको? आपको याद होगा कैसल वासल होते थे पुराने जमाने में, वो कैसल के इर्द गिर्द पूरे पानी गड्ढा करके पानी भर दिया जाता था। उस गड्ढा भर के जो पानी भरा जाता था उससे कहते थे मोट। मतलब उस कैसल को अटैक करना मुश्किल हो जाता था किसी के लिए भी, दुश्मनों के लिए। तो ऐसी बिजनेसेस के अपने मोट्स हैं जिसके चलते या तो साइज होगा, या तो मार्केट शेयर बहुत बड़े हैं उसके, या जिस स्पेस में खूब मंजूरियां लगती हैं, अप्रूवल्स लगते हैं। इसी केस में वो इसके लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होना बहुत बड़ा मोट है जिसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए। कर्नाटका बैंक करेक्टेड है ऑलरेडी, ऊपर से कूल ऑफ होके कामकाज कर रहा है। ये है प्रिडोमिनेटली एक साउथ इंडियन बैंक जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है। इसने अपने बोर्ड को सब कुछ बदल, मैनेजमेंट बोर्ड बदला बीच में, आपको याद होगा। ये अपने टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क को, नई पॉलिसी और गाइडलाइंस लेकर आ रहा है। तो एक ट्रांजिशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा, अपनी साउथ इंडिया की छवि छोड़ के ये पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने में फोकस कर रहा है। तो नए कैपेसिटी, नए ब्रांच एडिशंस आप देखेंगे बियॉन्ड साउथ इंडिया भी देखने को मिल रहे हैं। खैर एक सॉलिड डिपॉजिट फ्रेंचाइज है इसके पास कर्नाटका में। अब तो खैर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये फेरिफेरल मार्केट्स में एक सॉलिड डिपॉजिट फ्रेंचाइज हो रही है। अच्छा खासा गढ़ बन गया अब ये इसका। तो अब ये कर्नाटका बैंक जो कर रहा है उसके चलते कहा जाता है कि आने वाले दिनों में जो सीएजीआर एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंशियल्स की, वो तो स्ट्रांग है ब्रोकरेजेस के द्वारा। तो पर क्योंकि ट्रांजिशन फेज में है, मेरे पास बेहतर विकल्प अवेलेबल हैं, क्यों ना मैं उन पे बेट करूं? क्यों ना इस समय बाजार में क्वालिटी पे फोकस करूं? मैंने कल भी कहा था संवत 2081 नया संवत, नया साल जो आएगा, मुझे लगता है क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पिछली वाले संवत में तो गलतियां भी थी, तो बाजार का मोमेंटम, लिक्विडिटी ऐसी थी, चाल ऐसी थी कि गलतियां छुप जा रही थी, वो स्टॉक रिवॉर्ड कर रहे थे। शायद ये नया संवत वैसा ना हो। तो आपके पास विकल्प हैं अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं। पर आपने शायद सवाल उठाया है तो शायद पोर्टफोलियो में होगा या ले रखा होगा, तो आपके लिए होल्ड है। और उसके पीछे एक रीजन बता रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। कर्नाटक बैंक का इस समय भाव क्या होगा? 215। मेरे ख्याल से साल के हाईज, हम ख्याल से सामने दिख रहा है मुझे, 285 साल के हाईज थे। मेरे ख्याल से साल के हाईज के इर्द गिर्द ही इसकी बुक वैल्यू है। तो ये उस हिसाब से शायद 0.7, 0.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक जो अपन बैंक्स में देखते हैं। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, इसीलिए होल्ड है। फ्रेश एंट्री के लिए शायद बेहतर विकल्प अवेलेबल है। तो पर इन सब बातों में ना, चाहे होल्ड करने की बात हो या फ्रेश एंट्री के विकल्प हो, फ्रेंच एडवाइजर से बात करिएगा सर, वो ज्यादा बेहतर होगा, मुझसे ज्यादा बेहतर प्लेस होंगे वो आपकी मदद करने के लिए। फाइनली एक और
मेंशन करता हूँ, उसके बाद आप लोग भी दिवाली बनाई है। डाबर इंडिया करेक्ट हो गया, अब तो शायद हाई से 150 रुपए के आसपास। रिजल्ट खराब थे, लेकिन उन्होंने गाइड कर रखा था। जब वो क्वार्टरली अपडेट आया था तब ये कह के गए थे कि हम अपने क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री वगैरह को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि आउट ऑफ होम वाला मामला ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि कई सारी पॉकेट जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं वो बाढ़ या एक्सेसिव बारिश, उन सब के चलते आउट ऑफ होम कंजम्पशन ठंडा पड़ा था। तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकली ब्रेसअप करा दिया था एक कमजोर क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए। हम उसके लिए तैयार थे, पर ध्यान रखिएगा नतीजों में कुछ अच्छी चीजें थी जो मिस कर रही है स्ट्रीट। 95% पोर्टफोलियो पे मार्केट शेयर के गेन्स डाबर ने करके दिखाए। भाई सराहनीय किसी भी कंपनी के लिए मार्केट शेयर इंप्रूव करके दिखाना। फूड बिजनेस हो, इंटरनेशनल बिजनेस में इजिप्ट का परफॉर्मेंस हो, बढ़िया थे। और डाबर टेस्टेड, प्रूवन, अच्छा ब्रांड, नियर टर्म चैलेंजेस, जैसे कि मैं एसआरएफ के लिए कह रहा था, ब्रांड मतलब बिजनेस पे भरोसा था, डिलीवर करके दिखाया मैनेजमेंट ने, वैसी डाबर की कहानी है। तो नियर टर्म पेन्स है, इन्वेंट्री करेक्शन वगैरह के चलते इंपैक्ट था। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि H2 में हम रिकवरी के फेज में लौट आएंगे। तो भरोसा रखिए, होल्ड करिए, इनफैक्ट होल्ड ही नहीं, अगर आपका वो फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है तो ये एड जोन भी हो सकते हैं डाबर जैसे स्टॉक के लिए, शायद आउट परफॉर्म करके डिलीवर करे। ऑलरेडी भाव में सारा ये कंसर्न जो कुछ थे हो चुका, जो पॉजिटिव्स थे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। खैर क्या पॉजिटिव थे, अभी तो जो दिक्कत है उस पर ही था, लेकिन इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है डाबर एक ऐड भी हो सकता है, नॉट ओनली होल्ड, पर वो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन। चलिए आज को समेटते हैं, आपको भी पूजा की तैयारी करनी है, मुझे भी घर पहुंच के तैयारी करनी पड़ेगी फटाफट। मुहूर्त का समय मुझे बताया गया कि 6 से 9, 9:30 कुछ, आप भी पढ़ लीजिएगा कहीं पे या पंडित जी से बात कर लीजिएगा, लेकिन 6 PM ऑनवर्ड्स हमारे इन हाउस एक पंडित जी हैं टुंगनाथ, उनसे मैं पूछ लेता हूँ, उन्होंने बताया है। तो आप भी तैयारी करिए। कल नहीं करेंगे अपन ये, अब अपन रिज्यूम करेंगे मंडे को। कल तो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा, उसके बाद पंचनामा तो नहीं करेंगे अपन। अब मंडे ऑनवर्ड्स वापस पंचनामा को शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक फेस्टिव ब्रेक के बाद। भाई सैटरडे संडे खड़ा आ गया इसलिए कह रहा हूँ। चलिए मुलाकात आपसे फेस्टिविटीज के उस पार इस प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे कल 5:30 बजे शाम को। नमस्कार और हैप्पी दिवाली आप सबको।